हमारी इंटरप्रिटेशन की क्लास कल से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं पहले पीपीटी को एक बार। क्लास में हमने देखा था एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन। External aids are the aids which are not available inside the institute but outside the institute. The court may seek help to the external aids in case of repugnancy or inconsistency in the statutory provision. हमने कल इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट हमेशा जो इंटरनल एड्स हैं, यानी कि कहना मतलब प्रेम्बल है, टाइटल है, मार्जिनल नोट्स है, हेडिंग है, प्रोविजंस हैं, उन सभी को देखेगा। अगर वहां से भी अगर आफ्टर दैट कोई रेपुगेंसी और इनकंसिस्टेंसी रह रही है तो फिर वहां पर एक्सटर्नल एड्स जो हैं उनकी सहायता ली जाएगी। When internal aids are not adequate, the court has to take recourse to external aids. External aids, yeah. When internal aids are not adequate, the court has to take recourse to external aids. External aid may be parliamentary material, historical background, report of a committee or a commission, official statement, dictionary meaning, foreign decision, etc. तो अभी आज हम लोग इस ये जो एक्सटर्नल एड्स हैं इनके ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे। मैंने हिंदी के अंदर भी कुछ पीपीटी तैयार की इसी के साथ। साइमल्टेनियसली हम बहुत लैंग्वेजेस जो भी है हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे, उनके लिए शायद हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट केस था इन प्रभाकर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, AIR 1986, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 120। Justice O. Chinnappa Reddy has observed when internal aids are not forthcoming, we can always have recourse to external aids. जहाँ पर जरूरत होगी तो हम लोग प्राय सहयोगी जो भी है निर्वचन के उनका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब कौन कौन से हैं, तो हमने यहाँ पर 11 लिस्ट जो हमने कल देखी थी। फर्स्ट ऑफ पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, सेकंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, लेटर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड साइंटिफिक इन्वेंशंस की बात करें हम लोग, reference to other institutes, contemporary opinion, policy behind the act, precedents, use of dictionary, use of foreign decision, subtraction and insertion of words, and use of general clauses. First of all, हमने legislative debates और speeches के बारे में बात किया था। It is referred as to debates or speeches which are made in the course of passing a bill in the parliament by the parliamentarians to put forth their view. It is not considered as a conclusive aid to interpretation and is therefore not admissible because many times speeches are influenced by the political pressure or may be incorrect to rely upon. हमने कल ये देखा था कि जब भी इंटरनल एड्स में लेजिस्लेटिव डिबेट की बात आती, जब भी कोई अधिनियम कोई एक्ट बनता है संसद के अंदर, तो उसके ऊपर जो चर्चा होती है, जो उसके ऊपर बहस होती है, तो न्यायालय उसको मंगा सकता है परंतु उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कंक्लूसिव एड टू इंटरप्रिटेशन। निर्वचन के लिए उसको बिल्कुल ही कंक्लूसिव नहीं मान सकते हम लोग, निश्चयात्मक नहीं मान सकते। नॉट एडमिसिबल, एक आउटलाइन के लिए हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं बट नॉट एडमिसिबल बिकॉज मैनी टाइम्स स्पीचेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि हर पार्टी का अपना अलग अलग एजेंडा होता है, सभी का अपना अपना एक माइंडसेट अलग तरीके से होता है, तो वो लोग अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं। और कई बार डाटा प्रेजेंटेशन जो किया जाता है वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, तो उसके ऊपर रिलाई नहीं किया जाता। बट फिर भी न्यायालय जब कभी उनको जरूरत पड़े तो इस लेजिस्लेटिव डिबेट और स्पीचेस जो भी हैं उनको मंगा के और उनको रीड आउट कर सकते हैं। सेकंड हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट स्पीचेस। It shall compromises all such debates which has taken places in the parliament at the time of formation of Constitution of India. In case of inconsistency or repugnancy in the Constitution, the court can clarify, refer to such debate. जो भी provisions बने हैं articles के regarding, जो भी provisions वहाँ पर insert किए गए हैं उनके regarding भी अगर कोई doubt रहता है, क्योंकि particular एक section के ऊपर एक article के ऊपर वहाँ पर debate किया जाता है। जब कभी भी ऐसा कोई इनकंसिस्टेंसी या रेपुगेंसी अगर पाई जा रही है वहां पे, तो कोर्ट इस तरह के डिबेट को मंगाकर और उन चीजों को क्लेरिफाई कर सकता है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मैटर था, AIR 1993, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 477, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन यूज्ड इन आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 वाज इन क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट। The Supreme Court under this case referred to the speech given by Dr. B.R. Ambedkar to understand the
background and object behind its use of the given expression. तो यहाँ पर फिर हमने देखा था थर्ड डिक्शनरीज के बारे में, शब्दकोश के बारे में. So when a word used in the statute is not defined thereon or if defined but the meaning is unclear. अगर किसी वर्ड को किसी शब्द को स्टेट्यूट में डिफाइन नहीं किया गया है और डिफाइन किया गया है बट द मीनिंग इज अनक्लियर, उसका मीनिंग है जो बिल्कुल सही शब्दों में उसको समझ में नहीं आ रहा, ओनली इन सच सिचुएशन, तो ऐसी जो परिस्थितियां होंगी द कोर्ट में रेफर टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द स्टेट्यूट टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन ऑर्डिनरी सेंस. तो कोर्ट क्या करेगा, रेफर टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द स्टेट्यूट टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन ऑर्डिनरी सेंस. सामान्य शब्दों में जो उसका तात्पर्य निकल रहा है वहीं तक उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा. द मीनिंग ऑफ सच वर्ड शैल बी इंटरप्रेटेड so to make sure that it is speaking about the particular statute because words bear different meaning in different context. अगर आपको सपोज अगर कोई टेक्निकल एरर की वजह से अगर नहीं भी नजर आ रहा है तो आप लोग इसको सुन सकते हैं खाली. तो नाउ हम डिक्शनरीज के बारे में देख रहे थे. द मीनिंग ऑफ सच वर्ड शैल बी इंटरप्रेटेड so to make sure that it is speaking about the particular statute because words bear different meaning in different context. कई बार क्या होता है कि एक ही जो वर्ड है उसके डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट कंटेक्स्ट में मिल सकते हैं. कल हमने एक केस को भी डिस्कस किया था, मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, या 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 6. तो क्वेश्चन वाज वेदर सेल टैक्स कैन बी लेवाइड ऑन शुगर केन, क्या गन्ने के ऊपर लगाया जा सकता है सेल टैक्स विक्रय कर. द एप्लीकेंट आर्ग्यूड दैट इट इज ए ग्रीन वेजिटेबल एंड शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. एप्लीकेंट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया था वहां पर कि ये ग्रीन वेजिटेबल में एंड शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल जो भी हरी सब्जियां हैं उनको कर में छूट मिली हुई है. द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वेजिटेबल सेड एनीथिंग व्हिच डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट. वेजिटेबल की जो मीनिंग वहां पर डिक्शनरी में दे रखी है, एनीथिंग व्हिच डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, पौधे के ऊपर से जो भी फसल प्राप्त की जाती है वो क्या वेजिटेबल कहलाती है. सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड डिक्शनरी मीनिंग. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका मीनिंग को रिजेक्ट कर दिया था एंड हेल्ड दैट इट कॉमन पैरेलल vegetable is something which is grown in kitchen garden and used during lunch and dinner and held that sugar cane is not vegetable. sugar cane को हम लोग गन्ने को हम लोग अपने खाने के अंदर जस्ट लाइक सब्जी की तरह यूज में नहीं ले सकते लंच और डिनर के अंदर डेली. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्शनरी की जो मीनिंग वहां पर वेजिटेबल की दी थी कि विच इज डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, उसको रिजेक्ट कर दिया था. किसी कानून में प्रयोग किए शब्दों का निर्वचन उनके साधारण अर्थ के संदर्भ में किया जाना चाहिए, क्योंकि शब्दकोश किसी शब्द के कई अर्थों को स्पष्ट करता है. डिक्शनरी होती है वो कई बहुत सारे मीनिंग्स उसके निकाल सकता है, इसलिए सामान्यतः उन अर्थों की जानकारी के लिए शब्दकोश सहायक है. अतः किसी शब्द के साधारण अर्थ को जानने के लिए न्यायालय शब्दकोश का सहयोग ले सकता है, परंतु ऐसा करने के लिए न्यायालय को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि कानून के विशेष संदर्भ में उन अर्थों में से कोई अर्थ वास्तव में उचित ही हो. इसलिए कई बार न्यायालय बहुत से अर्थों में से कोई अर्थ ठीक मानकर चुन लेता है और कई बार कानून के संदर्भ को देखते हुए न्यायालय अर्थों को अस्वीकार भी कर देता है. जैसे मोतीपुर जमींदारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस था उसके अंदर न्यायालय ने उन अर्थों को अस्वीकार कर दिया था. प्रत्येक परिस्थिति में न्यायालय को विशिष्ट कानून के उद्देश्य और संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए. यही मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बना बिहार राज्य, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए. प्रश्न यह था कि क्या बिहार विक्रय कर अधिनियम 1947 की अनुसूची के मद 6 के अंतर्गत गन्ना एक ग्रीन वेजिटेबल होने के कारण उसके विक्रय पर कर आरोपित नहीं किया जा सकता. अपीलार्थी ने अपने तर्क में पक्ष में अभिव्यक्ति ग्रीन वेजिटेबल का शब्दकोश अर्थ प्रस्तुत किया. उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रीन वेजिटेबल का अर्थ प्रस्तुत संदर्भ में केवल वस्तुओं से जिन्हें रसोई उद्यान में उगाया जा सकता है और जो दोपहर व रात के खाने के साथ खाए जाते हैं. अतः इस शब्द का अर्थ केवल हरी सब्जियों से है, जिसके अंतर्गत गन्ना नहीं आता, क्योंकि गन्ने को खाने की मेज पर सब्जी के रूप में नहीं खाया जाता. विधायिका का आशय ग्रीन वेजिटेबल शब्द के प्रयोग में उन वस्तुओं से जिन्हें सामान्य व्यक्ति ग्रीन वेजिटेबल के रूप में समझता है और गन्ना इस कोटि में नहीं आता, अतः प्रस्तुत संदर्भ में शब्दकोश अर्थ का कोई महत्व नहीं रहता. तो यहाँ पर हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन में डिक्शनरीज का यूज किया जा सकता है, बट उनको सामान्य अर्थ जो
उस कानून के विशिष्ट कानून को विधायिका ने जिस आशय से बनाया उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही न्यायालय को उन शब्दों को चुनना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। देन टेक्स्ट बुक्स की भी मदद ले सकते हैं। द कोर्ट व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग और इनेक्टिंग में रेफर टू द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक टू क्लियर द मीनिंग। ऑल्दो द कोर्ट आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच व्यू। कोर्ट को अगर कुछ कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसी टेक्स्ट बुक को भी रेफर कर सकते हैं। ऑल्दो द कोर्ट आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच व्यू, पर ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो कमेंट्री दे रखी है कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य है। द कोर्ट टाइम एंड अगेन रेफर टू मुल्ला, कौटिल्य, मनु, अर्थशास्त्र, ऐसे बहुत सारे विद्वानों की बुक्स जो है कोर्ट में हमेशा कोट की जाती है। एग्जाम्पल इन केशवानंद भारती केस, क्या है 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1461, जजेस quoted a large number of books। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जजेस को बहुत सारी बातें समझने के लिए, बहुत सारे रेफरेंस समझने के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक्स की जरूरत पड़ती है। किसी अधिनियमित के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए न्यायालय पाठ्य पुस्तकों का सहयोग ले सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि उनमें दी गई राय न्यायालय की राय भी हो। पाठ्य पुस्तकों में दी गई राय को न्यायालय द्वारा स्वीकृत किए जाने तथा अस्वीकार किए जाने दोनों प्रकार के दृष्टांत उपलब्ध हैं। मनु, याज्ञवल्क्य, ज्ञानेश्वर, जिमुतवाहन तथा कौटिल्य आदि को न्यायालय के द्वारा अनेक बार उद्धृत किया गया है तथा उनके विचारों को मान्यता दी गई है, और मुल्ला की पुस्तकें भी इस प्रकार सहायक सिद्ध हो रही। तो यहाँ पर अगर आप भी कभी लाइब्रेरी में देखेंगे सारे के सारे राइटर्स जो है इनकी बुक्स वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य एआईआर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1461, उपरोक्त वाद में पर्याप्त संख्या में पाठ्य पुस्तकों में उल्लेखित विचार न्यायालय के समक्ष रखे गए, परंतु उच्चतम न्यायालय के कई न्यायाधीशों ने विचार व्यक्त किए कि इनमें उल्लेखित विचार और प्रतिकूल विचारों की अधिक संख्या को देखते हुए यही उचित है कि उनको अधिक महत्व न देकर कानून के संदर्भ को सदा रखकर ही निर्वचन किया जाए, यही कुशल है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग राइटर्स के अलग अलग व्यूज हैं। इंटरप्रिटेशन का सबका अलग अलग तरीका होता है। पहले भी मैंने क्लास में बताया था कि हम लोग फर्स्ट साइड में देखते हुए किसी व्यक्ति के बारे में अगर उसके चेहरे को देखते हुए अगर कोई व्यू बना लेते हैं तो हो सकता है कि क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं और एक टीचर को देखते हुए 50 के अलग अलग व्यूज होंगे। किसी को उनको पढ़ाने का तरीका लगेगा, तो किसी को समझाने का तरीका, किसी को उनकी कोई और बात है। तो यानी कि सभी के व्यूज अलग अलग होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि कोई जजमेंट किया जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा कोई जजमेंट किया जा रहा है सभी के विचार उन डिक्शनरीज के ऊपर एक जैसे हों, ये कभी भी जरूरी नहीं हो सकता। सभी के अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जजेस ने ये किया कि उल्लेखित विचारों और प्रतिकूल विचारों की अधिक संख्या को देखते हुए, हो सकता है कि कोई उनको देखते ही बायस हो जाए और कोई नहीं भी हो। तो यहाँ पर डिफरेंट आपका प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, लाभ और हानि दोनों है। किसी के विचार आपके फेवर में हो सकते हैं, किसी के अगेंस्ट हो सकते हैं। तो इनकी अधिक संख्या को देखते हुए यह उचित है कि उनको अधिक महत्व न देकर कानून के संदर्भ को सदा ध्यान में रखकर ही निर्वचन किया जाए। तो जिस तरह से कानून वहां पर बनाया हुआ है, विधायिका का जो इंटेंशन है उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही न्यायालय को, न्यायाधीश को हमेशा निर्वचन करना चाहिए। ये सारे के सारे एक आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट पूरी तरह से उनके ऊपर रिलाई करना ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, यहाँ पे लाभदायक नहीं होगा। हो सकता है उससे आपका और रिवर्स इम्पैक्ट आ जाए जजमेंट के ऊपर, या फिर जो इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर रिवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। तो टेक्स्ट बुक हैं, आपकी डिक्शनरीज हैं, आप इनको देखेंगे, परंतु कानून के उद्देश्य और संदर्भ को ध्यान में रखकर और विधायिका के आशय को ध्यान में रखते हुए कि हमेशा इनको प्रयोग में लाया जाएगा। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। The statement of object and reasons are attached to the bill which describe the object's purpose and the reason for the bill. It also gives the understanding of the background, the ancient state of affairs and the object the law seeks to achieve. The parliament before passing a bill must take into consideration that what object a bill serves to achieve. However, it is not considered as conclusive as to interpretation because doesn't impart the true meaning to the statutory provision. कोई भी स्टेटमेंट जिसपे ऑब्जेक्ट किया गया है, ऑब्जेक्ट और रीजंस उनके बिल के साथ हमेशा क्या होते हैं, बिल के साथ हमेशा उसके उद्देश्य और उसके कारण जो है वो लगाए होंगे। पर्पस एंड द रीजंस फॉर द बिल, उस बिल के पर्पस और रीजंस के लिए। इट आल्सो गिव्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैकग्राउंड, आपको उसके बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि समझने के लिए भी कई बार मदद मिलती है।
जैसे निर्भया का केस कल हमने डिस्कस किया था, निर्भया केस के पहले की सिचुएशन कुछ और थी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर उसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट किए गए, आईपीसी के अंदर अमेंडमेंट किए गए, तो पर्टिकुलर ये जो बिल लाया गया था, तो इस केस के बाद बिल लाके और फिर वहां पर जुवेनाइल की एज भी डिसाइड की और दूसरी चीजें भी वहां पर। तो कोई भी एक्ट बन रहा है तो उसकी बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह से उसका वहां पर विधायिका का इंटेंशन क्या है उसको लाने के पीछे। द पार्लियामेंट बिफोर पासिंग ए बिल मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाट ऑब्जेक्ट ए बिल सर्व टू अचीव, कि वो क्या विधायिका उस बिल के द्वारा यानी उस अधिनियम के द्वारा किस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाह रही है। हाउएवर इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कंक्लूसिव एड, बट ये स्टेटमेंट जो है ऑब्जेक्ट और रीजन के, ये भी कंक्लूसिव एड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी तरह तरह के विचार, प्रतिकूल विचार भी होंगे, अनुकूल विचार भी होंगे। इंटरप्रिटेशन बिकॉज डजंट इम्पार्ट द ट्रू मीनिंग टू द स्टेट्यूटरी प्रॉब्लम। जो भी अधिनियम बना है, जो एक्ट बना है, कि ये विचार जो है, जो स्टेटमेंट है, ये हमेशा कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माने जा सकते वहां पर स्टेट्यूटरी प्रोविजन की। ये तो न्यायालय के न्यायाधीश के विवेक के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो किस रूप में इनको अपना रहा है या अंगीकार कर रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जब हम बात करें, किसी अधिनियम का अर्थान्वयन करते समय न केवल प्रयुक्त शब्दों को देखा जाना चाहिए, जब भी इंटरप्रिटेशन किया जाए किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जब हम बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो किसी भी एक्ट का इंटरप्रिटेशन करते समय न केवल प्रयुक्त शब्दों को देखा जाना चाहिए, बल्कि उस अधिनियम के इतिहास और उन कारणों को भी देखा जाना चाहिए जिसके आधार पर उससे पारित किया गया है। उस दृष्टि को भी देखना है जिसे दूर करने की आवश्यकता थी, और उस विचार को भी जो उसे दूर करने के लिए प्रदान किया गया था। वह विषय वस्तु जिस पर विधायिका कार्य कर रही थी और वह तथ्य जो उस समय विद्यमान थे, जिनके संदर्भ में विधायिका विधान बना रही थी, यह जानने के लिए कि अधिनियम पारित करने में विधायिका का उद्देश्य और प्रयोजन क्या था, ध्यान में रखने के लिए उपयुक्त विषय। कभी भी जुडिशरी के द्वारा जब भी कोई इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, और वहां पर अगर एक्सटर्नल एड की अगर बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी वो देख सकते हैं। जैसे एससी एक्ट है, जुवेनाइल एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो उनके पीछे क्या, उनका बैकग्राउंड क्या रहा होगा, उनके अंदर क्या पहले वाले एक्ट जो हमारे पैनल कोड बने हुए हैं, उनके अंदर क्या ऐसी कोई लेकुनाज रहे जिनको दूर करने की आवश्यकता थी, और उस विचार को भी जो उसे दूर करने के लिए प्रदान किया गया था। फिर वो सब्जेक्ट मैटर क्या था जिस पर कि लेजिस्लेचर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, जिस विषय वस्तु पर विधायिका कार्य कर रही है, और वे तथ्य, वे कौन से फैक्ट्स हैं जो उस समय विद्यमान थे, प्रेजेंट थे वहां पर, जिनके संदर्भ में उस कंटेक्स्ट में विधायिका विधान बना रही थी, यानी कि लेजिस्लेचर कोई एक्ट इनेक्ट कर रहा था। यह जानने के लिए कि अधिनियम पारित करने में विधायिका का उद्देश्य और प्रयोजन क्या था, क्या पर्पज था, क्या ऑब्जेक्ट है उनका, क्या रीजन है, ये ध्यान में रखने के लिए उपयुक्त विषय। तो जब कभी भी जजेस के द्वारा कोई इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी वहां पर, उनके वर्ड्स को वहां पर ध्यान में रखा जाएगा। अब इसको कैसे ध्यान में रखा जाए, तो यहाँ पर जो इंटरनल एड्स का प्रेम्बल है, हम प्रेम्बल को देख सकते हैं। प्रेम्बल के अंदर क्या मोटो है इस एक्ट का, वो देखने में एकदम इजीली हेल्प मिल जाती है। विधायी इतिहास, लेजिस्लेचर हिस्ट्री जो भी है, प्राचीन काल में वास्तविक संदर्भ जानने के लिए कभी कभी न्यायालय किसी कानून के विधायी इतिहास को भी देखना चाहता था, परंतु आधुनिक बहुमत विचार द्वारा कदाचित यह है कि विधायी इतिहास को निर्वाचन के प्राय सहयोगी के रूप में नहीं लिया जा सकता। अतः सदनों के मंच पर किए गए विचार विमर्श, प्रवर समिति की रिपोर्ट तथा उद्देश्यों कारणों के कथन निर्वाचन के सहयोगी के रूप में अग्राह्य हैं। इस नियम का आधार कदाचित यही है कि विधायिका के मस्तिष्क में जो कुछ था उसे उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया जा चुका है, तथा विधायक अपने व्यक्तिगत विचारों से न्यायालय को प्रभावित नहीं कर सकता। जो भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर है या दूसरे मिनिस्टर जो उस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सबकी एक अलग अलग अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपना पर्सनल फिलोसॉफी, उनकी आइडियोलॉजी, उनका माइंड सेटअप सब अलग तरीके से होता है। तो जब कभी भी न्यायालय उस हिस्ट्री को देख रहा है और उस डिबेट को देख रहा है, पार्लियामेंट्री डिबेट को, पार्लियामेंट्री स्पीचेस मंगाए जा रहे हैं वहां पर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीचेस वगैरह डिबेट्स को जब देख रहा है, तो यहाँ पर खाली उसको एक रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर इसको कंक्लूजन के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि सबका अलग अलग माइंड सेटअप है। तो निर्वाचन के प्राय सहयोगी के रूप में आपका
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसी विधायन की और उसका विधेयी इतिहास को देखा तो जा सकता है, परंतु हमेशा उसको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार। विधायिका ने फाइनली जो भी एक्ट बना दिया है, आपको उस एक्ट के आधार पर ही निर्वाचन करना है, न कि किसी के पर्सनल थॉट्स जो भी है, उनके मेंटल थॉट्स जो भी है, उनका जो फिलोसफी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको फॉलो नहीं करना है। Foreign laws and decisions. Judges may refer to foreign laws and decisions if the jurisprudence of both the countries is there. Judges may refer to foreign laws. अपने जब भी अगर निर्णय वगैरह दे रहे हैं तो वहां पर किसी विदेशी विधि के बारे में या उनके निर्णयों के बारे में, जो कि सिमिलर कॉमन लॉ कंट्रीज जैसे हैं और सिविल लॉ कंट्रीज जैसे हैं, उनका जुरिस्प्रूडेंस जो है वो एकदम सेम है। तो वहां पर उनके जो नियम है उनका हवाला दिया जा सकता है। सिमिलरिटी इन पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड आइडियोलॉजी, और जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम और आइडियोलॉजी समानार्थक है वहां पर भी इनके जजेस रेफर कर सकते हैं। When there is no domestic law on point and if the Indian court believes that decision passed by the foreign court is not arbitrary, अगर उनको लगता है कि ये बंधनकारी नहीं है तो वहां पर वो इंडियन कोर्ट जो भारतीय न्यायालय हैं वो फॉरेन जजमेंट जो भी हैं उनके डिसीजन जो हैं उनको रेफर कर सकते हैं। However, the foreign court or decision have only perceived values at the court in India are not bound by the foreign court. परंतु जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो लोअर कोर्ट पे बाउंडेड है, उस तरह से फॉरेन जजमेंट जो है वो बाउंडेड नहीं है, बट हम रेफरेंस के लिए खाली जजेस में रेफर, यहाँ पर फर्स्ट लाइन यूज करके जजेस में रेफर टू फॉरेन लॉज एंड डिसीजन रेफर कर सकते हैं, मानने के लिए बाध्य नहीं है। एग्जाम्पल, इन राइट टू प्राइवेसी केस जजेस रेफर्स टू फॉरेन जजमेंट। प्राइवेसी केस के जितने भी जजमेंट थे उनके ऊपर कई बार जजेस ने जो है फॉरेन जजमेंट जो है उनको वहां पर कोट कर रखा है, परंतु उनको मानने के लिए वो बाध्य नहीं, एक रेफरेंस दे रखा है अपने डिसीजन के अंदर। आप भी जब कभी सुप्रीम कोर्ट के पुराने डिसीजन पढ़ेंगे तो वहां पर कई बार उन्होंने फॉरेन के जजमेंट जो है, हमारे बुक्स के अंदर भी टेक्स्ट बुक जो है इंटरप्रिटेशन की टेक्स्ट बुक के अंदर भी कई बार आपको फॉरेन जजमेंट्स मिल जाएंगे। तो वहां खाली उसका मतलब ये नहीं कि हम उनको मानने के लिए बाध्य हैं, वो एक रेफरेंस के लिए वहां पर कोट किए गए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक्सटर्नल एड जो है किसी भी एक्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए जो एक्सटर्नल एड्स हैं, जो हमने 11 टॉपिक जो देखे थे उसके ऊपर हमने आज की क्लास में हमने एक्सटर्नल एड्स के बारे में जो देखा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, लेजिस्लेटिव डिबेट्स है, डिक्शनरी है, टेक्स्ट बुक्स है, इन सभी को एक्सटर्नल एड्स के रूप में यूज में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरनल एड्स के बारे में, जो निर्वाचन के आंतरिक सहयोगी जो है, प्रीएम्बल है, आपका टाइटल है, हेडलाइंस है, मार्जिनल नोट्स हैं, हेडिंग है, प्रोविजो हैं, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे।